G- Hello everyone, this is Unit 4 Exploring Fiction Novella. So अभी तक 3 units हम लोग already कर चुके हैं. Half of the syllabus we have done. So congratulations. Only 2 more units are left, and then I'll also share a sample paper. But we will talk about that later. So let's focus on this chapter. Okay. Those of you who are new to my channel, please like and subscribe. And those of you who have already done it, thank you so much. Please watch video till the end. Do not थिंक कि आप बाद में देख लोगे और तब एक साथ सारा कवर हो जाएगा. इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. सो माई सिंसियर एडवाइज इज प्लीज़ start preparing for your exams. Your exams are from 12th of December, so do not waste any time. Okay, so let's just go back to unit 4 Exploring Fiction Novella. First of all, let's discuss what is novella. What exactly is novella? And also in the second semester जिन लोगों के पास लैंग्वेज टू लिटरेचर का पेपर था, वी हैड अ सिमिलर यूनिट. वहाँ पे भी यूनिट 4 जो था, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग फिक्शन. उस सेक्शन के बीच में हमने शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में पढ़ा था और फिक्शन की जो कुछ फीचर्स, कुछ टेक्निक्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. लाइक नैरेटिव क्या होता है, प्लॉट, स्टोरी, ये सब क्या होता है, देयर डेफिनेशन वी हैड डन. Now we will explore those things but not in short story, in novella. So short story क्या होती है ये हम already पढ़ चुके हैं. Novella क्या होता है ये हमें पढ़ना है. Do not get confused between novel and novella. दोनों अलग अलग होते हैं. सो नॉवल, यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी हुई है नॉवल के. जस्ट बेसिक अगर आपको समझना है, शॉर्ट स्टोरी 5 से 10 पेज की हो सकती है. नॉवेला जो है वो 100 वर्ड से 200, सॉरी नॉट वर्ड्स, 100 से 200 पेजेस का हो सकता है. एंड नॉवल जो है वो 200 पेजेस से लेकर 1000 पेजेस तक की हो सकती है. सो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है. शॉर्ट स्टोरी बिल्कुल छोटी होती है, नॉवेला बीच वाला, एंड नॉवल सबसे बड़ी वाली. ओके. अब होता क्या है कि तीनों में लगभग सेम तरह की चीज़ होती है कि कहानी बताई जाती है, लेकिन कहानी को बताने का एक तरीका होता है. और शॉर्ट स्टोरी में 1 2 या 3 4 कैरेक्टर्स के बारे में ही बात होती है. नॉवेला के बीच में 5 6 या 10, एट मोस्ट 10 कैरेक्टर्स टोटल गिन के होंगे. उससे ज़्यादा नहीं होंगे. लेकिन मेन कैरेक्टर सिर्फ एक ही होगा जिसकी लाइफ की ग्रोथ या फिर इवोल्यूशन, मैंने यहाँ पे यूजुअली आई डू नॉट हाईलाइट इन माई वीडियोज़, बट दिस टाइम आई हैव जस्ट ट्राइड सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू. आई डोंट थिंक हाउ मेनी ऑफ यू विल लाइक इट, बट आई हैव जस्ट ट्राइड. ओके. सो नॉवेला इज़ लाइक इट्स शॉर्टर देन नॉवल. नॉवल से छोटी, बट बिगर देन और लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी. एंड इट टॉक्स अबाउट द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ मोस्टली अ सिंगल कैरेक्टर. यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, किस तरह से वो कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है, उसकी लाइफ में क्या हुआ, उसकी कहानी क्या है, इस चीज़ के बारे में यूजुअली नॉवेला होता है. सिंगल सेटिंग में. सिंगल सेटिंग मतलब कि ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, एक ही जगह पे रह के लगभग सेटिंग जो है, फॉर एग्जांपल एक ही विलेज या एक ही सिटी या एक ही घर की स्टोरी होगी. नॉवल में तो क्या हो सकता है कि आप बहुत सारी अलग अलग जगहों में सेटिंग जो है आपकी नॉवल की हो सकती है. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सेटिंग इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ नॉवल. सेटिंग का मतलब कि कहानी में जो कैरेक्टर्स है वो कहाँ पे हैं, कहाँ रह रहे हैं, वो घर में रह रहे हैं, किसी शहर में, गाँव में, किस किस जगह की बात हो रही है. हॉस्पिटल की स्टोरी है, स्कूल की स्टोरी है, जस्ट लाइक मूवी. थिंक जैसे मूवी में होता है, हर मूवी की एक सेटिंग होती है. कुछ मूवीज़ इंटरनेशनल सेटिंग में बनी होती हैं, कुछ मूवीज़ स्पेस सेटिंग में होती हैं, कुछ मूवीज़ जो है वो सिंगल लाइक एक एक घर में सारी शूट हो जाती हैं. कुछ मूवीज़ में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं. सो अलग अलग तरह से सेटिंग मतलब जिस प्लेस पे सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रहते हैं. ओके. सो आई थिंक नॉवेला की डेफिनेशन क्लियर होगी. उसके बाद अनदर टर्म इज गिवन है बिल्डिंग्स रोमान. बिल्डिंग्स रोमान का मतलब होता है ऐसी कहानियाँ, ऐसी नॉवल या नॉवेला जिसके बीच में किसी एक कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाई जाती है यंग एज से लेकर अडल्टहुड तक. सो यंग एज आप कह सकते हो कि 8 8 9 साल के बच्चे से लेकर वो कैसे 20 21 या 30 साल के एक अडल्ट जो पर्सन है वो बनते हैं. इस चीज़ की उनकी जो स्टोरी है वो दिखाई जाती है. ग्रोथ उनकी कैसे हुई एज अ कैरेक्टर. ज़रूरी नहीं कि उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी बताई जाए, लेकिन होगा क्या कि स्टार्टिंग के बीच में वो कैरेक्टर छोटा होगा, उनकी एज ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी या नॉवल नॉवेला का एंड होगा,
तब तक उनकी एज थोड़ी बढ़ चुकी होगी और उनकी एक ग्रोथ, एक डेवलपमेंट हमें दिखाई देगी कि वो स्टार्टिंग में एक अलग अलग तरह के ह्यूमन बीइंग थे और अब एक अलग तरह के। सो इस तरह की जो कहानियाँ नॉवल और नॉवेला में होती हैं, उन कहानियों को बिल्डिंग्स रोमान बोला जाता है। प्लीज़ लिसन प्रोनाउंसिएशन क्लियरली, बिल्डिंग्स रोमान। ओके। सो आपको नॉवल का पता है, नॉवेला का पता है, शॉर्ट स्टोरी, बिल्डिंग्स रोमान, सेटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ों का अभी तक आपको कम से कम ये 5 चीज़ों का क्लियर है। ओके। हर टेक्स्ट में, हमारे लैंग्वेज टू लिटरेचर के हर पेपर के बीच में हमें एक टेक्स्ट तो पढ़ना होता है। लाइक पोइट्री वाले टेक्स्ट में हमने पोएम्स पढ़ी, ड्रामा वाले टेक्स्ट में हमने ड्रामा पढ़ा। सो ये नॉवेला वाला टेक्स्ट है तो हम नॉवेला पढ़ेंगे। आपके टेक्स्ट में सिर्फ एक ही नॉवेला है जिसका नाम है द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट। ओके। सो इसके अलावा आपको 3 और सजेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं: हार्ट ऑफ डार्कनेस, टर्न ऑफ द स्क्रू एंड कैचर इन द राय। सो ये तीनों एक्स्ट्रा आपको पढ़ने नहीं है। अगर आपका मन है, आपको नॉवेल्स पढ़ना, नॉवेला पढ़ना अच्छा लगता है, देन यू कैन रीड देम। और नेक्स्ट टाइम मे बी अगर आप किसी बुक फेयर वगैरह में जाएं और वहाँ पे आपको ना पता हो कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है, सो यू कैन जस्ट बाय दीज बुक्स एंड रीड देम बिकॉज दे आर वेरी फेमस वन। ओके। syllabus में एक ही है, the house on mango street. And some of you are asking that why I am not sharing more videos about the books, the actual books. I am sharing videos only on notes because book इसमें आपको PDF का लिंक दिया हुआ है एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं लाइक 100-200 पेजेस का नॉवला वो एक वीडियो में आपको पूरा समराइज़ कर दूँ। सो इट्स अप टू यू, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूँगी। उसके अलावा इस PDF के बीच में भी वो लिंक है, ये जो PDF एसवेल की साइट से आपको मिलेगी, इसके बीच में भी वो लिंक है। यू कैन डाउनलोड इट एंड रीड इट ऑन योर ओन। ओके। सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? पहला, आपको पता होना चाहिए कि नैरेटिव टेक्स्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसे कैसे समझते हैं। नाउ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, नैरेटिव टेक्स्ट होता क्या है। इसके बीच में, इस चैप्टर के बीच में, इस वीडियो के बीच में किसी भी नॉवल, नॉवेला या शॉर्ट स्टोरी को हम नैरेटिव टेक्स्ट बोलेंगे। स्टोरी होती है कहानी, नॉर्मल कोई कहानी जैसे भी होती है, आप सबको पता है कहानी क्या होती है। नैरेटिव होता है किसी कहानी को इमेजिनेशन के साथ, क्रिएटिवली, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सुनाना या उसे बताना या उसे लिखना, दैट इज़ नैरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अभी रामायण की कहानी सबको पता है कि रामायण में क्या होता है, हर कोई सुना देगा वो कहानी। लेकिन अभी अगर मैं उस कहानी का नैरेटिव लिखूं किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट्स से कि मैं सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी रामायण लिखूं। इवन देयर वाज अ सीरियल ऑन, आई थिंक, आई डोंट नो वेदर इट वाज स्टार प्लस और कलर्स, सिया के राम। I know that's a very cheap example, but still, I haven't watched that serial, but it was on the TV, and they tried to show Ramayan from Sita's perspective, Sita's point of view. So narrative voice किसकी थी, कहानी सुना कौन रहा था, पूरी सीता। सो अब आप ये बताओ कि क्या सीता को पता हो सकता है कि राम कैसे पैदा हुए थे? नहीं। वो पहली बार बस उन्हें वो जो भी, जहाँ पे भी वो मिले थे, वहीं से वो राम की स्टोरी सुना सकती है। बाकी स्टोरी वो सिर्फ दूसरों की सुनी हुई बातें ही बता सकती है। लेकिन अभी अगर राम के पर्सपेक्टिव से स्टोरी सुनाए तो क्या वो सीता के बचपन की कहानियों के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे पैदा हुई, कैसे नहीं? खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता सकते हैं। लाइक मे भी इस तरह से सुनाए कि मुझे सीता की माता ने बताया कि वो बचपन में ऐसी थी या ऐसी थी। सो सेकेंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। आई नो इट्स अ बिट कन्फ्यूजिंग, बट जब आप कोई चीज़ पढ़ोगे और स्पेशली इसके बीच में जब आप एग्जाम्पल देखोगे, तब आपको ईजिली समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, नैरेटिव एक्चुअल में होता क्या है। ओके। अनदर एग्जाम्पल कुड बी, मैं आपको ये सारी चीज़ समझा रही हूँ। सो दिस, ये पूरी एक स्टोरी है जो इस चीज़ के बीच में एक्सप्लेन करी हुई है। ये पूरा चैप्टर एक तरह से एक स्टोरी है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज़ माई नैरेटिव ऑफ दिस स्टोरी, माई नैरेटिव ऑफ यूनिट 4। आई होप नाउ इट्स क्लियर। सो आपको उस नैरेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, एंडिंग में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। आपको फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं। सेटिंग क्या होती है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कैरेक्टर आपको पता है। थीम क्या होती है, एक मैसेज जो वो एक या एक से ज़्यादा मैसेज जो भी वो कहानी या वो नैरेटिव जो भी देना चाहता है। नैरेटिव वॉइस क्या होती है, कहानी सुनाने वाले की वॉइस का पता कैसे लगता है। सोशियो हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, ये क्या होता है।
ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज अगर अभी करा तो यू विल गेट कन्फ्यूज। आपको ये समझना है कि नॉवेला क्या होता है और बिल्डिंग्स रोमान क्या होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नैरेटिव टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना है आपने, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होती है वो समझना है, और आपको ये बताना है कि सेम स्टोरी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे बताया जाए। जैसे मैंने अभी आपको रामायण वाला एग्जांपल दिया था कि सेम रामायण की स्टोरी को हम अलग अलग लोगों के नज़रिए से बता सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहानी सुना सकते हैं। ओके, सो रिकग्नाइज पोइट्री इन प्रोज। प्रोज के बीच में ऑलरेडी हम यूनिट 2 में प्रोज एंड पोइट्री ये सारी टर्म्स कवर कर चुके हैं। जिन लोगों को क्लियर नहीं है, गो बैक टू माई यूनिट 2 वीडियो, वॉच दैट एंड अंडरस्टैंड कि पोइट्री एंड प्रोज क्या क्या है। एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल, देयर इज़ अ पोएम गिवन यूजेज बाय हयान शरारा। सो उस पोएम को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा कि प्रोज में पोइट्री कैसे ढूंढते हैं, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सोशल कमेंट्री क्या होती है। ओके, so first topic, what is narrative? Narrative is a story that is told with imagination and creativity. एक कहानी जिसको इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ बताया जाए, दैट इज नैरेटिव। ये कितने तरह के हो सकते हैं, लाइक एडवेंचर स्टोरी हो सकती है, किसी एडवेंचर के बारे में आप अपनी कहानी सुना सकते हो। मिथ हो सकता है, मिथ मतलब ऐसी चीज़ें जिनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। For example, I hope some people may find, I don't know whether they'll find it offensive or not, but like Ramayana and Mahabharat, they are considered myth. हिस्टोरिकली हमें प्रूफ मिलता है कि ओके अयोध्या नाम की सिटी है, एंड राम भगवान के मंदिर भी हैं, एंड इवन महाभारत का भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हस्तिनापुर, एवरीथिंग इज़ देयर, बट स्टिल द एक्चुअल स्टोरी इज़ नॉट ट्रूली बिलीवेबल। लाइक पुष्पक विमान एंड की ऐसे मंकीज़ के साथ फाइट आप जीत गए, इतनी बड़ी डीमंस कि राक्षस जो है वो एक्चुअल में होते थे या नहीं होते थे। सो स्टिल देर आर सम डाउट्स। सिमिलरली स्टोरीज इन बाइबल लाइक एंजल्स के बारे में, in every religion there are stories like that. Okay, so all those stories are myth, because if we want to believe in it then they are true, if we do not believe in it then they are not true. And here, please, no offense to any religion, I just know about these two religions, that's why I'm talking about these two things. Okay, नेक्स्ट इज फेरी टेल। परियों की कहानी भी हो सकती है कोई नैरेटिव, लव स्टोरी भी हो सकता है कोई नैरेटिव, साइंस फिक्शन भी हो सकता है कोई नैरेटिव, डिटेक्टिव स्टोरी भी हो सकता है कोई नैरेटिव। सो एक नैरेटिव जो है उसके इतने सारे अलग अलग तरह के टाइप्स हो सकते हैं। ओके, कोई फैंटेसी भी हो सकती है, किसी के बारे में लेजेंड स्टोरी जो है वो भी हो सकती है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इमेजिनरी भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकती है। सो नैरेटिव कुड बी एनी काइंड ऑफ स्टोरी। ओके, पर्पस क्या होता है नैरेटिव का? पहला, टू टेल अ स्टोरी एंड टू एंटरटेन, कहानी बताना और एंटरटेन करना। उसके अलावा नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर वो आपको मिलती है कि वो कैसे होती है, कैसे। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कहानियाँ पढ़ के आप मज़े ही लेते हो, यू रीड बुक्स टू गेन नॉलेज, नॉलेज अबाउट ह्यूमन नेचर, knowledge about different things, how human beings behave. Okay, it teaches us many things and at times inspires us as readers too. हमें कहानियाँ बहुत कुछ सिखाती भी हैं और हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन भी देती हैं लाइफ के बीच में। एज अ लिटरेचर स्टूडेंट एंड अ टीचर, आई कैन ईजिली से दैट लिटरेचर हैज़ चेंज्ड माई लाइफ totally. I'm like, you should read books, definitely you should read books, but अगर आपको पता होगा कि सही से बुक कैसे पढ़नी है, only then you'll be able to enjoy it. Okay, so next part, structure of the narrative क्या होता है। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम्स के थ्रू बताया गया है कि नैरेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, आपको सीन सेट करना होता है, यानी कि आपको बताया जाता है कि कहानी है हो कहाँ पे रही है। कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता लगता है कि कितने कैरेक्टर है, कौन कौन से नए कैरेक्टर आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि एक्चुअल में कहानी किस चीज़ के बारे में। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन या डिलेमा, ऐसा कुछ जो है वो आपको दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये चीज़ हो रही है स्टोरी के बीच में। फिर उसके बाद एक क्लाइमैक्स आता है जहाँ पे आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल पीक पॉइंट पे पहुँच गई हैं, इसके बाद क्या होगा, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। एंड देन द रिजोल्यूशन हैपन्स। अब फाइनली वो क्लाइमैक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है
और रिजोल्यूशन होता है लास्ट में, हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं जितनी भी चीज़ें लाइक जो लोग भी बिछड़े बुछड़े हों सब मूवी में लाइक हैप्पीली एवरीथिंग हैपन्स, और अगर सैड एंडिंग भी है तो वो भी दिखाई जाता है कि ओके कैसे क्या हुआ. सो दीज आर द 4 स्टेप्स जो किसी भी कहानी के बीच में होते हैं. आई हैव एन एक्टिविटी फॉर यू, अगर आपको ये समझना है. पिक योर फेवरेट मूवी एंड राइट डाउन कि सीन की सेटिंग क्या है, मूवी सेट कहाँ पे है, कैरेक्टर्स क्या क्या. ओके, लेट्स पिक एग्जाम्पल. ओके, पीके इज नॉट माई फेवरेट मूवी बट आई एम जस्ट पिकिंग इट अप बिकॉज आई थिंक एवरी वन हैज़ वॉच्ड इट. सो जस्ट थिंक कि पीके की सेटिंग क्या है, दिल्ली एंड जयपुर, ये 2 सेटिंग्स हैं. कैरेक्टर्स कौन कौन से, ऑफकोर्स आपको पता है सब, आमिर खान एंड ऑल द अदर कैरेक्टर्स. इंट्रोडक्शन आपको स्टार्टिंग में दिया है कि एक एलियन जो है वो आता है और अब उसका एक लॉकेट गुम गया है. सो कॉन्फ्लिक्ट आपको क्या मिला कि जिस लॉकेट से वो घर वापस जा सकता है वो गुम गया है. तो पूरी स्टोरी क्या है ओवरऑल कि उस हीरो उस कैरेक्टर को वो लॉकेट वापस ढूंढना है. जब वो लॉकेट वापस ढूंढ लेगा तो मूवी ख़त्म हो जाएगी. ओके, सो अब क्लाइमैक्स होता है, उसको वो लॉकेट वापस मिल जाता है. अब रिजोल्यूशन क्या है कि एंडिंग में अनुष्का शर्मा को और भी पता लगता है कि नहीं वो उसको लाइक करता है या जो भी, एंड वो अपनी बुक कैसे लिखे ये बताते हैं, और लास्ट में ये भी दिखा देता है कि रणबीर कपूर भी अब अर्थ पे वापस आ गया है. सो ऑल दीज आर रिजोल्यूशन, ताकि हमें हैप्पी एंडिंग मिल सके कि एलियंस अर्थ से गए नहीं बल्कि बाकी एलियंस वापस आ गए हैं अर्थ पे. ओके, सो आई होप नाउ इट्स क्लियर कि एक नैरेटिव के बीच में कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं. हाउ टू रीड अ नैरेटिव टेक्स्ट. नैरेटिव टेक्स्ट यानी कि नॉवल या नॉवेला या शॉर्ट स्टोरी, इन सबको पढ़ते कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग के बारे में बात करते हैं. सो सेटिंग हमें क्या बताती है, सोशियो हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट. ऊपर हमने बात करी थी इस टॉपिक के बारे में लेकिन तब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था. सोशियो मतलब सामाजिक, हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि किस चीज़ में इसका इसके अंदर मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है. ओके, सो सेटिंग से हमें पता लगता है किसी भी चीज़ की सेटिंग से कि वो सोसाइटी में या हिस्ट्री में कहाँ पे लाई करती है. अमीरों के बारे में, गरीबों के बारे में, पढ़े लिखों के बारे में, अनपढ़ों के बारे में है, लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में है, रोमांटिक है या किस तरह की सोसाइटी के बारे में है, या विलन्स के बारे में, रोबोट्स के बारे में. कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है नैरेटिव का, कहाँ पर वो हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिलती है. ओके, सो क्वेश्चन करो आप खुद से, वेयर एंड व्हेन इज द एक्शन टेकिंग प्लेस. कहाँ और कब जो नॉवल में एक्शन हो रहा है वो हो रहा है, कहाँ और कब. अभी ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ ये सब हम अपनी जो नॉवेला है हमारी द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट, उसमें भी हमें अप्लाई कर रहे हैं और फिर हमें अच्छे से समझ आएगा. सो सेटिंग का मतलब कि कहाँ और कब एक्शन, जो भी कहानी में एक्शन हो रहा है वो हो रहा है. सो लेट्स गो बैक टू मूवी पीके. कहाँ और कब हो रहा है, सो जयपुर और दिल्ली में एक्शन हो रहा है. कब हो रहा है, ऑफ कोर्स जिस ईयर में मूवी आई थी उसी ईयर में हो रहा था. सो अराउंड इन 2000 आई थिंक 14 या. सो नैरेटिव वॉइस, उसमें कहानी कौन सुना रहा है. ओके, गो बैक टू यूट्यूब, ट्राई टू वॉच द मूवी कि स्टार्ट कैसे होती है. वो कहानी अनुष्का शर्मा सुना रही है कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ. रिमेंबर दैट येलो हेलमेट सीन कि हम लोग लाइक अनुष्का शर्मा जो है वो आमिर खान को येलो हेलमेट पहन के और गॉड के पोस्टर्स लेके मेट्रो पे देखती है. सो वो बोलती है कि वो सबसे अलग था, हम सबसे अलग था, भीड़ में सबसे अलग दिख रहा था. सो दैट थिंग, वो वॉइस पीछे जो मूवी में दिख रही थी, जो सुनाई दे रही थी, दैट इज नैरेटिव वॉइस. हर कहानी के बीच में ऐसे ही किसी की आवाज़ होती है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बताई जा रही होती है. सो हु इज टेलिंग द स्टोरी, कहानी बता कौन रहा है. इज इट इन फर्स्ट पर्सन, क्या कोई अपने फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, वी, मी, माई सेल्फ, इन सबको जोड़ के कहानी बता रहा है, या फिर कोई सेकंड पर्सन किसी और के नज़रिए से, या थर्ड पर्सन किसी और के नज़रिए से कहानी जो है वो बताई जा रही है. ओके, कैरेक्टर्स के बारे में कि कितने कितने कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमें उनकी डेवलपमेंट, कितना राइटर ने उन्हें डेवलप किया और रिवील किया. ज़रूरी नहीं कि हर कैरेक्टर के बारे में हमें राइटर ने सब कुछ ही बता दिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता. हमें पीके के लाइक पीके मूवी के बीच में हमें उस एलियन की मदर फादर या उसके बाकी फैमिली के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था. सो राइटर ने जानबूझ के हमें उस एलियन की, उस कैरेक्टर की बैकग्राउंड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी. डेवलपमेंट, किस कैरेक्टर का कितना डेवलपमेंट हमें दिखाया है,
ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की बीच में मेन प्रॉब्लम क्या थी, एज आई गेव एग्जाम्पल ऑफ पीके मूवी कि उसका लॉकेट घूम जाता है, दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। और जैसे ही वो सॉल्व हुई मूवी खत्म हो गई। ओके, आपका खुद का रिस्पॉन्स जो है कैरेक्टर्स के लिए और इवेंट्स के लिए, योर ओन पर्सपेक्टिव, वो भी आपको लाइक समझना होता है और आपकी हेल्प करता है नैरेटिव टेक्स्ट को समझने के लिए। सो रिजोल्यूशन लास्ट में कि किस तरह से सारे लूज एंड जो है वो टाइट होते हैं और सारी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म होते हैं, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं, किस तरह से वो सारी चीज़ें एंड होती हैं। ओके, सो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो हमारे पेपर का भी नाम है, कि एक्चुअल में नैरेटिव के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो द यूज़ ऑफ इमेजेस, इमेजेस मतलब एक्चुअल में फोटोज नहीं लगाई होती बीच में, इमेजेस मतलब कि जब हम वो टेक्स्ट पढ़ें तो हमारे माइंड में क्या क्या इमेज आ रही होती हैं। सिंबल्स, किस आई अगेन बीच में सिंबल क्या होता है, यहाँ पे सिंबल मतलब निशान नहीं होता, सिंबल इज समथिंग एल्स। फिगर ऑफ स्पीच सच एज हाइपरबोले, simile, metaphor, personification, oxymoron, juxtaposition all contribute in enhancing the effect of the story or the text that we are reading. So जिस तरह से पोइट्री के बीच में पोइटिक डिवाइसेस पोइट्री को अच्छा बनाती हैं, उसी तरह से नैरेटिव के बीच में नैरेटिव एलिमेंट्स टेक्स्ट के वो नैरेटिव को अच्छा बनाते हैं, कहानी को अच्छा क्या चीज़ें बनाती हैं। ओके, हाइपरबोले मीन्स व्हेन वी यूज बिगर लाइक लेट्स से कि बहुत बड़े हम कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैं 1000 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा, कैन वी वेट फॉर 1000 hours? नो वी कैन नॉट, बट वी जस्ट से कि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, सो वी जस्ट सिंपली से कि 1000 घंटे से वेट कर रही हूँ, सो दैट इज हाइपरबोले। सिमली एंड मेटाफर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ टाइम एंड पोएट्री वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर्सोनिफिकेशन भी। ऑक्सीमोरॉन्स, ऑक्सीमोरॉन्स आर लाइक दे आर लाइक वर्ड्स जो सिमिलर साउंड्स देते हैं हमें, नॉट लाइक सिनोनियम्स बट इट्स लाइक जैसे वर्ड फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स द डॉग साउंड, लाइक बाक बाक, सो बाक इज एक्चुअली रिलेटेड टू डॉग साउंड. I think I'm getting confused between oxymoron and onomatopoeia, so I'll confirm that and I'll post that in the comment section, and you can also Google it about the juxtapositions, two opposite ideas when they are used in one sentence. फॉर एग्जाम्पल जब एक ही सेंटेंस के बीच में दो अलग अलग आइडियाज़ जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रात दिन एक ही बात चलती है तुम्हारी, तो सो रात एंड दिन बोथ आर डिफरेंट but we are using them in one sentence. This is the example of juxtaposition and hyperbola दोनों का, क्योंकि क्या एक बात रात और दिन कंटिन्यूसली चल सकती है? नहीं चल सकती, बट वी जस्ट से कि हमेशा आप एक ही बारे में बात करते हो, सो दैट्स वाई इट्स हाइपरबोला एंड इट्स juxtaposition, दोनों का एग्जाम्पल है। ओके, सो ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्निक्स, एलिमेंट्स मिला के किसी भी स्टोरी को एक अच्छी स्टोरी बताते हैं। अबाउट ऑक्सीमोरॉन आई विल कंफर्म दैट अगेन in either in next video or maybe in the comment section. Okay, and you can also Google it all the time. About the author, so Sandra Cisneros, she is a Mexican American author. Actually she was born in America, but उन्हें Mexican बोला गया क्योंकि culture wise वो मैक्सिकन थी, यानी कि उनकी फैमिली का जो कल्चर था वो मैक्सिकन कल्चर था। उनको ऑल्सो लेटिनो राइटर भी काउंट किया जाता है बिकॉज वो लेटिन अमेरिका की राइटर थी, इस तरह से। एंड ऑल्सो देर इज अ टर्म यूज्ड, चिकना राइटर। सो चिकना राइटर मीन्स नॉट हिंदी वर्ड चिकना बट इट्स अ मैक्सिकन मीनिंग। सो गर्ल्स हु वर बॉर्न इन मैक्सिको बट नाउ दे लिव इन अमेरिका, उन लोगों को भी वो वहाँ पे वो चिकना जो टर्म है वो यूज़ की जाती है। दीज आर जस्ट फन फैक्ट्स, आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे, but still you can talk about it. Okay, so now there is a brief comparison given writer के बीच में और जो हमारी नॉवेला है उसकी जो मेन कैरेक्टर है, हर नेम इज एस्पेरांजा। एस्पेरांजा, सो एस्पेरांजा जो है वो अपने 6 भाइयों के साथ बड़ी हुई हैं, और जो हमारी राइटर है सैंड्रा, वो भी लाइक उनकी वो भी अपनी फैमिली में बहुत सारे भाई बहनों के साथ पली बड़ी हैं। लेकिन सैंड्रा के पास, जो हमारी राइटर हैं, उनके पास एक छोटी बहन नहीं थी। एस्पेरांजा की एक छोटी बहन थी, नैनी। इसके अलावा लगभग उनकी फैमिली का बैकग्राउंड सेम ही था। दोनों जो कैरेक्टर है और जो राइटर है दोनों ही गरीब लैटिन अमेरिकन नेबरहुड में पैदा हुए, वहीं पे पले बढ़े। ओके, और उनकी सेंस ऑफ अदरनेस,
अब ये हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें। रिमेंबर जब मैंने यूनिट 2 के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि पोएम का कॉन्टेक्स्ट अगर आपको समझ आता है तो पोएम समझने में आपको ईजी होता है। सेम थिंग हेयर, अगर आपको नॉवल का कॉन्टेक्स्ट समझ आता है, ये पता लगता है कि राइटर ने क्यों लिखा है, तो आपको समझ आएगा कि नॉवल में एक्चुअल में कहानी में हो क्या रहा है। यू विल फील दैट इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड नाउ। Okay, so another thing which is important in this novella is feeling of displacement. Feeling of displacement means जब लोगों को अपना घर या अपना शहर या देश छोड़कर किसी और जगह जाना पड़ता है, लेकिन आपको हमेशा अपने घर की और अपनी जगह की याद आती रहती है, एंड आप नई जगह पे कभी भी उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते हो। दैट काइंड ऑफ फीलिंग हमारी नोवेला की कैरेक्टर एस्पेरांजा जो है उसमें भी थी, और जो हमारी राइटर है सैंड्रा सिजनरोज, सो उनके बीच में भी ये फीलिंग थी। यहाँ पे ये दोनों लिंक आपको दिए हुए हैं, आप नॉवल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर वेदर दीज लिंक्स आर वर्किंग और नॉट, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट यू कैन इजिली फाइंड दिस नॉवल ऑन इंटरनेट। जस्ट टाइप द नेम एंड just I think you will get the results. Okay, all of you are very smart in downloading things. टेक्स्ट के बारे में अब बात हो रही है। सो इंट्रोडक्शन हमें दिया गया, द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट जो है उसको अवार्ड मिला। स्टार्टिंग में दिस बुक वाज बैंड, बट इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन अमेरिका, स्पेशली इन लैटिन अमेरिका। सो लेटर ऑन पीपल इंक्लूडेड इट इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑल्सो। पहले नहीं थी, बाद में इंक्लूड करी। सो दिस इज अ स्टोरी जो एस्पेरेंजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। एस्पेरेंजा जो है वो नैरेटर है, हमारी कहानी बताने वाली कौन है? एस्पेरेंजा। सो वो पुअर ऑप्रेसिवली पेट्रियार्कल कम्युनिटी, पेट्रियार्कल मतलब जहाँ पे पुरुष प्रधानता हो, ऐसी कम्युनिटी, गरीब और ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव मतलब जिनको बाकी जगह से लाइक दबाया जाए, इस तरह की कम्युनिटी के बीच में वो पली बड़ी हैं। सो नाउ देर इज अनदर वर्ड टर्म हेयर, वी, इसकी स्पेलिंग तो है VIGNETTES, बट वी प्रोनाउंस इट लाइक विनेट। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया भी हुआ है विनेट। इट्स अ 2 syllable वर्ड, विन एंड येट, बट वी प्रोनाउंस इट टुगेदर इट्स विनेट। ओके, सो विनेट जो है इसके बीच में 44 विनेट्स यूज किए गए हैं। आप लोग बोल सकते हो कि 1 विनेट इज लाइक 1 चैप्टर, बट इट इज़ नॉट, इट्स नॉट लाइक अ चैप्टर। चैप्टर्स एंड विनेट्स में एक डिफरेंस होता है। चैप्टर क्या होता है कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर आता है, और जो स्टोरी जो है यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई है वो नेक्स्ट चैप्टर में पूरी होती है। लेकिन विनेट्स जो हैं वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब आप कोई भी विनेट यानी कि कोई भी चैप्टर कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हो। आप नंबर 21 पहले पढ़ लो, आप नंबर 22 बाद में पढ़ो, या आप फर्स्ट पहले पढ़ो, 10th उसके बाद पढ़ो, स्टोरी जो है उसका फ्लो ख़राब नहीं होगा। ओके, सो देर आर टोटल 44 विनेट्स रिटन, एंड साइज़ में कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें एडवाइस दी गई है कि हम हर एक को एनालाइज करें, और जो स्टोरी की मेन थीम्स हैं, स्टोरी की सेटिंग है, नैरेटिव वॉइस है, नंबर ऑफ कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें उनमें आइडेंटिफाई करें कि कैसे हैं। But I know no one will do that, and especially none of you will do that. So आप ये पढ़िए अच्छे से, यहाँ पे कम से कम 3-4 मिनट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बीच में। यू कैन रीड अबाउट दैट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। आफ्टर दैट यू कैन डाउनलोड द PDF, यू कैन रीड द बुक, एक बार अच्छे से बुक पढ़ लीजिए, और जितने नोट्स आप बना सकते हैं अपनी तरफ से उतने बना लीजिए। आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर यू। ओके, सो व्हाट इज़ विनेट? एक्चुअल में होता क्या है? अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव सीन और स्केच, किसी एक सीन के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, या किसी एक स्केच के बारे में। स्केच मीन्स यहाँ पे कोई ड्राइंग स्केच नहीं, स्केच इज लाइक अ सीन। ओके, सो किसी एक सीन के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। एक विनेट में एक सीन के बारे में ही बात होती है। ये कहानी जो है पूरी कहानी नहीं हमें बताते, लेकिन मतलब कहानी बताते हैं, सॉरी कहानी भी नहीं बताते और प्लॉट भी नहीं होता, लेकिन ओवरऑल नैरेटिव में इनका कंट्रीब्यूशन होता है। सो इट्स लाइक अगर 44 अलग अलग विनेट्स मैंने आपको पकड़ा दिए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे कि पहले में ऐसी हुआ, दूसरे में ऐसा हुआ। नो, हर एक में अलग स्टोरी होगी, अलग अलग डिस्क्रिप्शन होंगे, स्टोरी नहीं, लेकिन एंडिंग में आपको कहानी पता चल जाएगी। वो 44 पढ़ के आप इजीली मुझे बता सकते हो कि इस लड़की की लाइफ की क्या स्टोरी है। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। एस्पेरेंजा जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसकी लाइफ के बारे में।
एंड रिमेंबर स्टार्टिंग में बताया कि नॉवेला जो है उसमें एक ही कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बात होती है, एक ही कैरेक्टर की लाइफ के बारे में. सो दैट इज़ हेयर. ओके, एक्सपीरियंस और एन आइडिया कि जो थीम जो है वो किसी एक एक्सपीरियंस या किसी एक आइडिया पे बेस्ड होती है. सो एक मिनट में एक ही थीम को मेन जो रोल है वो दिया जाता है, एक ही मैसेज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है. एक मिनट के बीच में हमें राइटर के मूड के बारे में भी पता करना होता है कि वो हैप्पी है, सैड है, या एक्साइटेड है, या एग्रेसिव है, या एंग्री है, क्या मूड क्या है उनका. ओके, इट हाईलाइट्स अ सोशल इशू. सो कभी कभी विनेट्स जो है उनके बीच में किसी एक सोशल इशू को भी हाईलाइट किया जाता है. एंड ज़रूरी नहीं कि पूरा जो नॉवेल है उसके बीच में वो हाईलाइट हो, बट कुछ कैरेक्टर जो है वो कुछ मिनट्स में एब्सेंट होंगे, कुछ मिनट्स में वो प्रेजेंट होंगे, और वो रिपीटिव भी हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कि जो 44 मिनट्स जो सेंड्रा सिजनरोज ने जो हमें लिखे हैं उनके बीच में क्या क्या थीम्स यूज हुई हैं. आइडेंटिटी, मतलब कैसे आपकी आइडेंटिटी डेवलप होती है, कैसे आपको पता लगता है कि आप कौन हो. जेंडर, सेक्सुअलिटी, रेसिज्म, यानी कि रंग से भेदभाव जो होता है या किसी के रहने सहने से जो भेदभाव है. डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक एरिया में घरेलू हिंसा जो भी होती है. सेक्सुअल हैरेसमेंट. फीलिंग्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन मीन्स जब आपको ऐसा लगे कि आप इस सोसाइटी में बिलोंग नहीं करते, जस्ट बिकॉज यू आर पुअर, जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, और जस्ट बिकॉज आपकी कोई और बैकग्राउंड है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको लगे कि आप इन सबसे अलग हो, दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज अ मार्जिनलाइजेशन, फीलिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन. सो 44 मिनट्स के बीच में हमें एक साल की लाइफ के बारे में कहानी मिलती है. 12 साल की एक लड़की है, उसकी एक साल में क्या होता है उसकी ज़िंदगी में, वो हमें इस नॉवेला में बताया गया है. सो दिस इज़ अ जर्नी. अब ये बिल्डिंग्स रोमान है, तो बिल्डिंग्स रोमान में क्या होगा कि हमें ग्रोथ बताई जाएगी. पहले उसका स्टार्टिंग में वो बिल्कुल चाइल्डहुड वाली स्टोरीज़ हैं, देन एडोलेसेंस, सो बचपने से जवानी तक की कहानी, इनोसेंस से डिसइल्यूजनमेंट तक की, यानी कि मासूमियत से लेकर कि किस तरह से उसको सोसाइटी को लेके थोड़ा बहुत वो, लाइक यूजुअली ऑल टीनेजर्स गेट कंफ्यूज, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. डिज़ायर टू रिकन्सिलेशन फ्रॉम रेजिस्टेंस टू एक्सेप्टेंस. सो अब चीज़ों से दोबारा कनेक्ट होने तक, पहले वो हर चीज़ से भागना चाहती थी, लेकिन फिर उसने हर चीज़ से कनेक्ट होना, एक्सेप्ट करना उसे शुरू किया. सो इट्स अ जर्नी ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, सारे 44 मिनट्स जो हैं. ओके, शॉर्ट स्टोरी इस पूरी लाइक इस चीज़ की कहानी क्या है. सो आई हैव ओनली मार्क द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स. कार्लोस, कीकी एंड नैनी, ये उसके भाई बहन हैं, 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर. सो इट्स लाइक कि मैंगो स्ट्रीट में वो लोग नए नए शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे उनका घर लाल ईंटों का बना हुआ, जैसा घर वो टीवी में देखते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन पहले वो हमेशा रेंट पे रहते थे. सो नाउ दे हैव फाइनली बिन एबल टू हैव देयर ओन हाउस. हालांकि वो घर उनकी मर्जी का नहीं है, उसका गेट खराब है, खिड़कियाँ खराब है, अंदर पेंट एंड दरवाजे, लाइक ऑल द प्रॉब्लम्स आर देयर, बट स्टिल डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो हैप्पी भी हैं, क्योंकि पहले वो अपने किराएदार से बहुत ज़्यादा परेशान थे. सो उसके अलावा एस्पेरेंजा के ड्रीम के बारे में बात हुई है कि उसका घर किस तरह का घर वो हमेशा से सपना देखती थी कि एक बड़ा घर उसे मिले, जहाँ पे उसकी खुद की बालकनी, खुद का यार्ड हो, सारी चीज़ें हों. इसके अलावा उसकी कुछ जो नेबर्स हैं उनके बारे में, एलिशा, रेचल, लूसी, मरीन, सैली, मामासीटा एंड राफेलिया. सो इन सब के बारे में भी बात हुई है, थोड़ा बहुत उनका बैकग्राउंड भी हमें बताया है. एलिशा जो है वो स्टूडेंट में पढ़ने वाली है. रैचल एंड लूसी जो है ये भी एस्पेरेंजा से मिलते हैं, और लाइक शी लर्न्स की हाई हील्स के बारे में, मेकअप के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उसे पता लगता है जिस बचपन में उसे कुछ भी नहीं पता होता. मरीन जो है वो उसके छोटे भाई को बेबी सिट करती है, यानी कि उसके छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए आती है. यंग कज़न जो है उसका, उसका ध्यान रखने के लिए आती है. सैली जो है वो लाइक एस्पेरेंजा को मेकअप के बारे में, बॉयफ्रेंड्स के बारे में बातें बताती है. और मामासीटा जो है वो अपनी कंट्री मैक्सिको वापस जाने के बारे में हमेशा सोचती हैं. राफेल जो है उसको अपनी विंडो, लाइक सिर्फ ट्यूसडे
इवन ट्यूसडे को वो बच्चों से बोलती है कि उसके लिए पपाया जूस खरीदो. सो लाइक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेबर्स, किस तरह के नेबरहुड में वो रह रही है. बट सी मोस्ट ऑफ देम आर विमेन कैरेक्टर, सो दैट समथिंग टू नोट. एंड आई होप बिना मेरे मेंशन करे भी आपने ये बात नोटिस करी हो कि काफ़ी सारे विमेन कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बात हुई है. हमें पता लगता है इन सब कैरेक्टर्स के बारे में एस्पेरेंजा के पॉइंट ऑफ व्यू से. एस्पेरेंजा को जो लगता है, उसे लगता है कि सैली जो है वो मेकअप के बारे में जानती है. वी डोंट नो, मे बी रेचल को या लूसी को मेकअप के बारे में ज़्यादा पता हो, बट हमें कहानी एस्पेरेंजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है. सो हमें सिर्फ उतनी ही नॉलेज है जितना एस्पेरेंजा को पता है. ओके. सो एक के बाद एक हमें उनकी लाइफ के बारे में पता लगता है, और फिर हमें एक हम ट्रेस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस तरह से जो विनेट 1 है और वहाँ से लेके विनेट 44 तक स्पेरेंजा की ग्रोथ एंड मेच्योरिटी कैसे आती है, किस तरह से वो डेवलप होती है. वो मेकअप करना सीखती है. पहले वो जिन चीज़ों से चिढ़ा करती थी, अब उसको लगता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम चिढ़ने वाली नहीं है, इससे मुझे सॉल्यूशन निकालना है. So all these kind of things are there, and also they talk about her house कि एस्पेरेंजा का घर जो है वो कैसा है. इन सब चीज़ों के बारे में भी बात हुई. नाउ द होल एनालिसिस, लाइक चैप्टर वाइज एनालिसिस जो है वो किया हुआ है. सो आपको एक प्लान दिया है, यानी कि जिस प्लान को आपको हर विनेट के बीच में अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द नैरेटिव वॉइस, कहानी सुनाने वाला कौन है. सेटिंग क्या है, सोशो इकोनॉमिक सेटअप क्या दिया हुआ है, कितने कैरेक्टर हैं, थीम क्या है, सोशल इशू किसके बारे में बात हुई है. सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है किसी भी विनेट के बीच में. एंड लैंग्वेज कैसी यूज़ हुई है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, मेटाफर, सिंबल, फिगर ऑफ स्पीच, पंचुएशन कितना, यानी कि फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब कितने यूज़ हुए हैं, पॉजेज कितने हैं, सेंटेंस ग्रामेटिकली किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है. ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है हर विनेट का. लेकिन it's not possible for the writer to explain all the minutes, and also not possible for me to read all of them. So we will just read one or two of them and then we'll move forward. सो फर्स्ट विनेट जो है वो हमें दिया हुआ है, द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट, लाइक नोवेला के बीच में से. ये हमें इंट्रोडक्शन देता है. फर्स्ट विनेट, नैरेटर कौन होगा, हम बाकी की जो विनेट है उनके बीच में क्या हम कहानी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किन कैरेक्टर्स के बारे में कहानी हो सकती है, ये एक ब्रीफ आइडिया हमें मिलता है. ओके. सो फर्स्ट विनेट ये वी डिडंट ऑलवेज लिव ऑन मैंगो स्ट्रीट, यहाँ से लेकर यहाँ एंडिंग तक आपको ये दिया हुआ है. I'll not read this, but I will give you a very brief idea कि इसके बीच में कहानी में है क्या. सो फर्स्ट विनेट के बीच में वो बताते हैं कि पहले वो कहाँ कहाँ पे रहे, वो पॉलिन, केलर, इन सब जगहों पे वो लोग रहे. फिर उसके बाद वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि 6 लोग हैं उसकी फैमिली में, कौन कौन 6 लोग हैं. वो अपने घर के बारे में बताती है कि पिछले उसके किराए के घर में क्या क्या प्रॉब्लम थी. वो ये बताती है कि टीवी पे वो कैसा घर देखते थे, कैसा घर वो चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें वैसा घर नहीं मिला है. देन एक इंसिडेंट के बारे में बात होती है कि वो अपने घर के बाहर खेल रही होती है, वहाँ पे उसकी टीचर आती है. वो उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे रहते हो, और वो इशारा करके बोलती है एस्पेरेंजा, यस हम यहीं पे रहते हैं. टीचर पूछती वहाँ पे रहते हो तुम, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, यू लिव देयर. सो देयर जो है वो इटैलिक में, क्योंकि उसके ऊपर एम्फेसिस है, वहाँ पे जोर दे के बोला गया. सो जैसे अगर किसी का घर बिल्कुल ही टूटा फूटा है तो उसके बारे में आप बात करें तो अच्छा वहाँ पे रहते हो तुम. सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि ये घर तो रहने लायक नहीं है, उस टीचर की बात से एस्पेरेंजा को लगता है. सो ये इंसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद नाउ द एनालिसिस, यहाँ पे आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से ये रीड करेंगे. मैंने स्टोरी आपको बता दी. नैरेटिव जो है वो फर्स्ट पर्सन में है. अब ये आपको कैसे पता लगा नैरेटिव वॉइस के बारे में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आर सेल्फ, ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं. सो लाइन के बीच में स्टार्टिंग कैसे है, वी डिडंट ऑलवेज लिव ऑन मैंगो स्ट्रीट, हम हमेशा से मैंगो स्ट्रीट पे नहीं रहते थे. मैंगो स्ट्रीट इज नेम ऑफ अ गली, एक गली का नाम है, नेम ऑफ अ स्ट्रीट. ओके. सो वी, हम जब आप हम कब बोल सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस. यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करे हुए सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं, प्लूरल प्रोनाउन कौन से हैं. जितने भी वर्ड्स इन सेंटेंसेस इनसे स्टार्ट होंगे वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होंगे. ओके. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन सेमेस्टर 2 कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, बट स्टिल आई विल गिव अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल. आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, फर्स्ट पर्सन. वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, उसमें भी मैं इंक्लूडेड हूँ. हम कब होगा, जब मैं साथ में होंगी तभी तो हम होगा. सो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन. तुम स्कूल जाते हो,
दूसरे इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो सेकंड पर्सन नैरेटिव। उसने कहा कि वो स्कूल जाते हैं, सो उसने बोला सेकंड, वो स्कूल जाते हैं थर्ड, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, सो दिस इज थर्ड पर्सन नैरेटिव। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन फर्स्ट सेकंड थर्ड। इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई थिंक अगर आपको अभी इतना भी पता होगा देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं पैराग्राफ ऊपर जो विनेट है उसके बीच में से, कि वो लाइन्स के बारे में बात करी हुई है जहाँ पे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का एग्जाम्पल है। पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बताई जा रही है? एक यंग नैरेटर, एक बिल्कुल 12 साल की बच्ची, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी जो है वो हमें बताई जा रही है। जैसे इवेंट उसके माइंड में उसके आ रहे हैं उस तरह से हमें स्टोरी जो है वो बताई जा रही है। सेटिंग कहाँ पे है, कैरेक्टर कहाँ पे है? सो मैंगो स्ट्रीट के बारे में बात हुई, लूमीज, कीलर, पॉलिना, इन सारी जगहों के बारे में बात हुई। ये सारी जगह कहाँ पे है? शिकागो में है। सो शिकागो सेटिंग है हमारे प्ले की। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपकी हेल्प के लिए दिए हुए हैं, आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको सेटिंग समझ नहीं आ रही है तो। सो व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस इज इट, घर कैसा है? नैरेटर जो है क्या वो वहाँ पे जाके खुश है? आपको कैसे पता कि वो नेबरहुड पुअर है? किन वर्ड्स को पढ़ के आपको लगा कि वो गरीब एरिया है? ओके, कुछ तो वर्ड्स होंगे लाइक लीकिंग पाइप्स। अब लीकिंग पाइप्स अमीर घरों में तो नहीं होंगी ना, वो गरीब घरों में ही होंगी। सो उस वर्ड को पढ़ के आपको पता लगा कि ये पुअर नेबरहुड है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं उसके बीच में। नीचे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्मॉल एंड रेड, टाइट स्टेप्स, विंडो सो स्मॉल। सो सारी चीज़ें स्मॉल 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 के बारे में बात हो रही है। सो दैट्स वाई वी गेट टू नो कि वो उस घर में खुश नहीं है, उन्हें सब कुछ छोटा लग रहा है, एंड दैट वॉज नॉट अ प्रॉपर हाउस फॉर देम। टोन क्या है इसके बीच में? अब टोन के लिए भी यहाँ पे आपको वर्ड जो है वो अंडरलाइन करके बताया। सो पहला डिल्यूजन, क्योंकि जब वो टीवी के बारे में टीवी में देख के सोचते हैं कि हमारा घर तो ऐसा होगा जिसमें बगीचा होगा, अपना खुद के पेड़ पौधे हमारे लगे होंगे, इस तरह का पहला डिल्यूजन, वो थोड़ा लाइक सपनों की दुनिया में है। फिर रिकंसील्ड, यानी कि वो अब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है जो भी है अब तो यही है। होपफुल, वो सोचते हैं कि हम परमानेंट यहाँ पे नहीं रहेंगे, मम्मी पापा बोलते हैं कि हम परमानेंट यहाँ नहीं रहेंगे, हम घर दूसरा ढूंढ लेंगे। सो इट्स कॉन्फिडेंशियल, इंटीमेट एंड ऑप्टिमिस्टिक थ्रू आउट। नैरेटर की जो टोन है ये करेक्ट एडजेक्टिव्स उसके लिए यूज़ किए गए हैं। आफ्टर दैट कैरेक्टर्स के बारे में बात, कि कौन कौन से कैरेक्टर बीच में है। आई नो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली सबके नाम पता लग जाएंगे। थीम कौन कौन सी यूज़ हुई हैं? सो देयर कैन बी मोर देन वन थीम, ओके, एक से ज़्यादा मैसेज जो है वो भी आ सकता है। व्हाट इज़ द वर्क अबाउट, ये कहानी है किस चीज़ के बारे में? सो गरीब लोगों के घर के बारे में कहानी है, एक बच्चे के माइंडसेट के बारे में कहानी है कि उनके लिए घर कितना इम्पॉर्टेंट होता है, किसी की आइडेंटिटी के बारे में कहानी है कि कैसे उनकी आइडेंटिटी उनके घर से जुड़ी हुई होती है। इन सब चीज़ों के बारे में ये जो थीम है वो है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन करा है ये दिखाने के लिए। यस, वी हैव टू टॉक अबाउट सिंबल। सिंबल क्या होता है? निशान। सो यहाँ पे घर जो है वो सिर्फ घर नहीं है, वो एक तरह से एक सिंबल बन चुका है आपका, कि आप अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल फ्रॉम मूवीज। सो टैटूज, टैटूज हैव वो ऑलरेडी सिंबल ही होते हैं, कोई ना कोई निशान ही होता है, बट स्टिल दे आर सिंबल ऑफ द गैंगस्टर्स और बैड पीपल। जिनके ऊपर टैटू होता है वो बुरे लोग होते हैं, दैट काइंड ऑफ सिंपल माइंड सेट। स्पेक्स और लाइक चश्मे, दीज आर द सिंबल फॉर इनोसेंट पीपल और स्टूडियस पीपल। पढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो चश्मे लगाते हैं, दैट काइंड ऑफ सिंबल इज देयर। ओके, सो इस तरह के सन जो है, सूरज जो है, उसको एनर्जी का सिंबल माना जाता है। सो अब आपको क्या लगता है कि इस पैराग्राफ के बीच में कैसे सिंबल यूज़ किए गए हैं? लाइक क्लोज्ड स्पेसेस, टाइट स्पेसेस, इस तरह की एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए। सो घर जो है वो एक तरह से सिंबल बन चुका है। जो राइटर है, जो वो बच्चा है एस्परेंजा, जो वो बच्ची है, उसके पुअर लाइफस्टाइल के बारे में। सो उनकी गरीबी सिर्फ हमें बताने से गरीबी नहीं दिख रही है, बल्कि उनका घर, उनका टूटा हुआ घर एक सिंबल बन चुका है उनकी गरीबी का। ओके, सो और उनकी आइडेंटिटी का भी वो उनका पार्ट बन चुका है। आई होप नाउ इट्स क्लियर कि सिंबल क्या होता है। मेन इशू क्या है इसके बीच में? सो हमें कहानी शुरू होने से पहले, विनेट पढ़ने से पहले ही हमें पता है
टाइटल से ही द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट कि एक घर के बारे में मेन कहानी है, बट जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें मेन इशू पता लगता है कि उनका मेन इशू है कि उनका खुद का घर नहीं होता, और बाद में वो जो घर लेते हैं मैंगो स्ट्रीट पे वो उनकी पसंद का नहीं होता, और वो जैसा वो चाहते हैं वैसा घर नहीं होता। ओके, सो टोटल जो वो रेस, क्लास और जेंडर के बारे में ये नॉवल जो है ओवरऑल है। लैंग्वेज हाईली पोएटिक, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पोएटिक कैसे है। मिलती जुलती एक दूसरे से राइम करती हुई लाइंस हैं, छोटी छोटी लाइंस हैं। यूज़ किया गया है इमेजेस का, मेटाफर का, सिंबल का, फिगरेटिव लैंग्वेज का, पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है ये नॉवल लिखने के बीच में भी। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ किया गया है, यानी कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बताया भी गया है। इस सेंटेंस के बीच में बार बार कॉमा यूज़ किया गया है और पंचुएशन मार्क्स देके। इसके अलावा पोएटिक लैंग्वेज कैसे है ये यहाँ पे बताया है कि सिंपल बोल देते हैं कि लाइक इट्स अ स्मॉल एंड रेड विद स्मॉल स्टेप्स इन फ्रंट, लेकिन स्मॉल स्टेप्स की जगह टाइट स्टेप्स वर्ड यूज़ किया गया। सो जानबूझ के इमेज माइंड में क्रिएट करी गई कि टाइट है मतलब भिजा हुआ है, मतलब स्मॉल है, कंजस्टेड है। ओके, फेल्ट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, मतलब ऐसे वर्ड जो आपके अंदर फीलिंग्स जगा सकें, जैसे आपको पोएम पढ़ने के बाद फीलिंग्स आती हैं, दैट्स वाई इट्स पोएटिक लैंग्वेज। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको दिया है, स्वॉलन डोर्स, सूजे हुए दरवाजे। एक्चुअल में भी हो सकता है कि डोर स्वेल हो जाते हैं बरसातों के बीच में, वुड जो है वो स्वेल हो जाती है, बट जानबूझ के इस तरह का वी कुड हैव इजीली सेड दैट that bad doors or like any other adjectives could be used कि खराब दरवाजे या गले हुए दरवाजे जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं, बट एग्जैक्टली स्वॉलन वर्ड यूज़ किया गया है। सो वो एक पोएटिक सेंस, एक मोर इमोशनल सेंस जो है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को दे रहा है। सो यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब कि जैसे पोएटिक डिवाइसेस होती है, पर्सोनिफिकेशन वगैरह, वो सब यूज़ की गई हैं। पर्सोनिफिकेशन मैं आप पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ, जिन लोगों ने पिछली वीडियोस स्पेशली पोएट्री वाली देखी उन्हें पता है। सो होल्डिंग देयर ब्रेथ, विंडोज वर होल्डिंग देयर ब्रेथ, खिड़कियों ने अपनी सांस रोकी हुई थी। कैन दे एक्चुअली डू दैट? नो, ओनली अ ह्यूमन बीइंग और अ लिविंग बीइंग कैन डू दैट, बट यहाँ पे खिड़कियों के बारे में इस तरह से बात करेगी जैसे वो जिंदा हो। मेटाफर, जो मैंगो स्ट्रीट है वो मेटाफर है सोशल, कल्चरल, एथनिक बैकग्राउंड का, लोगों का। सिंबल क्या होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद पोएटिक स्टाइल, ग्रामर में कहाँ कहाँ कैसे यूज़ हुआ है। सो आपको अलग अलग सेंटेंस की एक्चुअल करेक्ट ग्रामर क्या है और रॉन्ग ग्रामर कहाँ कहाँ पे यूज़ हुई है, जानबूझ के। ऐसा नहीं कि राइटर को वो ग्रामर आती नहीं है, आती है, लेकिन जानबूझ के उन्होंने ज़्यादा इमोशंस क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वैसी ग्रामर यूज़ करी है, सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ मरोड़ के दिखाया है। ओके, आफ्टर दैट टेंसेस के बारे में बात हुई है कि किस तरह से यहाँ पे अंडरलाइन करा हुआ है कि सारे प्रेजेंट टेंस, एक पैराग्राफ के बीच में सारा प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है। दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है जिसके बीच में सारे पास्ट टेंस के बारे में जो सेंटेंसेस हैं वो लिए गए हैं। फिर फ्यूचर वाला भी आपको दिखाया गया है। सो दीज टेक्निक्स they make a story a good narrative. Okay, you can read it, this is very easy, सारे एग्जाम्पल यहाँ पे रिटन है, that's why I'm not explaining now। आपको एक्टिविटी दी हुई है और इस तरह की एक्टिविटी आपके एग्जाम में आ सकती है कि यहाँ पे वर्ब्स जो हैं वो अंडरलाइन करी हुई है कि ये पास्ट टेंस में है सारी। ओके, नाउ नहीं सॉरी, these verbs are in present tense but you have to change them into past tense, these verbs जो underline verb है। so read the paragraph and change them, इन्हीं sentences इसको आपको past tense में बनाना है। for example first sentence, but the house on mango street is not the way they told it at all। so इसको आप past tense में कैसे कर सकते हैं? the house on mango street was not the way they told it at all, इस तरह से ये past tense में हो जाएगा। so it's a small and red, इसकी जगह it was a small and red। so that's how you can just change the tenses and you will have a different writing। फिर दूसरा एक्टिविटी आपको दी है, किसी और के पर्सपेक्टिव से कहानी लिखो। ये एस्परेंजा के पर्सपेक्टिव से है, मे बी आप सैली के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो या आप अपने पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, किसी और अलग पॉइंट ऑफ व्यू से।
कहानी जो है वो आपने लिखनी है. सो दीज इन दिस वे 4 एक्टिविटीज आर गिवन हेयर. यू कैन रीड दीज क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व देम. दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, अब कुछ विनेट्स जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं. दिस सेशन इज वेरी लॉन्ग. I'll just very quickly go through this and I hope you bear with me. If you get confused anywhere, please ask me in the comment section. Otherwise, just read it on your own. I have already highlighted all the things. Pause the video, read it and then move forward. Okay. सो पोएटिक स्टाइल यूज हुआ है. सिंपल लैंग्वेज है लेकिन पोएटिक स्टाइल. ऊपर आपको बता दिया कि किस तरह से पोएटिक स्टाइल है. इमेज, मेटाफर एंड सिंबल कैसे यूज हुए हैं उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हवा जो लाइक हेयर एन एग्जाम्पल इज गिवन. द ट्रीज विस्पर्ड देयर सैडनेस. पत्तों ने अपनी जो दुख है वो एक दूसरे से फुसफुसाया एक दूसरे के कानों में. कैन दे टॉक? कैन दे एक्चुअली शेयर देयर सैडनेस? Of course they are living beings, they will feel sad or bad, but क्या सच में वो अपनी sadness share कर सकते हैं? No, they cannot. Only living beings, either animal or human being, they can share their sadness. So यहाँ पे हम उन्हें personify कर रहे हैं, एक जैसे वो एक person हो इस तरह से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे बाकी एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं. सिमली का एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे. सिमली जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए, लाइक, एज और देन, ये वर्ड यूज करके. शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज. वो इतनी सुंदर है जैसे गुलाब हो, जितना सुंदर गुलाब होता है. सो एज वर्ड यूज हुआ है, कंपैरिजन हुआ है रोज एंड गर्ल के बीच में. सो दिस इज सिमली. मेटाफर जो है जहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन हो लेकिन बिना एज, लाइक और देन यूज करे हुए. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ रोज. कंपैरिजन यहाँ भी उस लड़की को गुलाब से कंपेयर कर रहे हैं बट सीधा उसे गुलाब बोल रहे हैं. ओके. सिंबल ऑलरेडी ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किसी चीज़ का डीपर मीनिंग, ऊपर ऊपर से जो मीनिंग दिख रहा है उसके अलावा डीपर मीनिंग कुछ और बन जाता है. जैसे इस चैप्टर के बीच में उनका घर तो घर है ही लेकिन उसके अलावा उनका घर उनकी पहचान भी बन चुका है. सो उनका घर एक सिंबल बन चुका है उनकी पहचान का. ओके. जिस तरह से सन इज द सिंबल ऑफ लाइफ, सूरज जो है वो जिंदगी का सिंबल है. लाइट जो है उसको जनरली नॉलेज का सिंबल समझा जाता है. टैटूज मैंने आपको बताया कि वो बुरे गैंगस्टर्स का सिंबल समझा जाता है. सन ग्लासेस मैंने आपको बताया पढ़ने वाले बच्चों का सिंबल समझा जाता है. सो इस तरह से. ओके. इस तरह के बाकी सिंबल आप इसके बीच में ढूंढ सकते हो. सेकेंड चैप्टर के बारे में यहाँ पे बात हुई है हेयर्स के बारे में. सो इट्स अ वेरी शॉर्ट विनेट. सेकंड जो विनेट है, लड़की जो है वो अपने जो एस्परेंजा है वो अपने फादर के बालों के बारे में बात करती है कि पापा के बाल तो झाड़ू जैसे खड़े बिल्कुल हवा में रहने वाले बाल हैं. मेरे बाल जो है वो आलसी हैं और बिल्कुल बात नहीं मानते. कार्लोस के बाल जो है वो बिल्कुल मोटे और स्ट्रेट है. और उसके बाद नैनी के बाल जो हैं वो बहुत स्लिपरी हैं, जल्दी हाथ से छूट जाते हैं. कीकी जो है उसके बाल वो सबसे छोटी और बिल्कुल फर जैसे हैं. सो यूजुअली जो स्मॉल एनिमल होते हैं लाइक कैट एंड पपीज, उनके बाल फर जैसे होते हैं, टेडी बियर्स. सो यहाँ पे उनका कंपैरिजन इससे किया गया है. सो आगे जब आप पढ़ोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. यू कैन ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन. Still, if you are not able to find any answer, you can ask me in the comment section because otherwise video will get very longer, very lengthy. So I'll just move forward. So यहाँ पे hairs के डिस्क्रिप्शन के बाद आगे आपको यहाँ पे एनालिसिस दिया हुआ है अच्छे से कि ये सिर्फ फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है. उनके बालों के बारे में वो नहीं बात कर, ऑफकोर्स बालों के बारे में बात हो रही है लेकिन हमें उसका डीपर मीनिंग समझना है कि क्यों. तो एस्परेंजा ने जिस तरह से अपने घर वालों के बालों के बारे में बात करी उससे हमें ये भी पता लगता है कि उसकी नज़र में उसके पापा कैसे हैं, भाई कैसा है, उसकी बहन कैसी है, मम्मी कैसी हैं. इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता लगता है. ओके. लेकिन सिर्फ एस्परेंजा के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो उनका जो सिंबल है हेयर जो है यहाँ पे वो एक तरह से सिंबल बन चुका है डिफरेंसेस का, इंडिविजुअलिटी का और आइडेंटिटी का. ओके. सो उनके बाल जो है वो एक तरह से सिंबल बन चुके हैं. आफ्टर दैट एक सिंबल यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. रेस्ट ऑफ देम यू कैन रीड ऑन योर ओन. कि जिस तरह से ये बोला गया कि उसके पापा के बाल तो बिल्कुल सीधे खड़े अकड़े हवा में रहते हैं. सो इट मीन्स कि उसके पापा जो हैं वो हार्ड वर्किंग है, मुश्किल से वो अपना गुजारा चला पाते हैं. वो उनकी लाइफ कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी लेकिन वो अपनी फैमिली को कंफर्टेबल रखने की कोशिश करते हैं. और उनके अकड़े हुए बालों का मतलब कि उनके पास टाइम नहीं है अपने बालों की केयर करने के लिए. ओके. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे एक और दिया हुआ है, उसकी बहन के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी. ओके. नैनी के बारे में. सो नैनी के बालों को उसने बोला कि वो स्लिपरी हैं.
स्लिपरी मतलब यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड द हाईलाइटर्स. सो नैनी के बाल जो है वो स्लिपरी हैं. अब स्लिपरी इज लाइक यंग गर्ल, कि वो अपनी मर्जी करती है, दूसरों की बात इतनी नहीं सुनती. इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है. ओके, इस तरह का सिंबल नैनी के हेयर्स जो है वो इस बुक में यूज हुए हैं. ओके, सो सिंबल मीन्स हमें डीपर मीनिंग के बारे में भी समझना है कि एक्चुअल में क्या है. ओके, बाकी इसमें क्या क्या मेटाफर यूज की गई हैं बालों को डिस्क्राइब करने के लिए, वो भी आप समझ सकते हैं. एक्टिविटी दी हुई है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखो इस तरह की. यू कैन रीड दीज एक्टिविटीज एंड ट्राई टू डू दैट. एंड दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे दी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाओ. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है. इसका मतलब जब एक सेंटेंस के बीच में एंड या कॉमा या कुछ और यूज करके लंबा सेंटेंस बनाया जाए, आप उस सेंटेंस को ब्रेक करके छोटे छोटे सेंटेंस में डिवाइड करो. दैट इज लाइक कॉम्प्लेक्स है सिंपल सेंटेंस बनाना. ओके, चैप्टर 12 सॉरी यूनिट 12 जो है वो भी एक्सप्लेन किया गया है. इसके बीच में लाइक शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर नेबरहुड, कि किस तरह से लोग जो हैं वो उनके मोहल्ले को या उनके एरिया को लोग समझते हैं कि वहाँ पे बदमाश लोग रहते हैं. अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, चोरी हो जाएगा तुम्हारा सामान. जस्ट बिकॉज यूजुअली जिस तरह का माइंडसेट हमारा गरीब एरियाज को लेकर होता है, लाइक वी ऑल्सो थिंक कि दिल्ली में जो अमीर एरिया है रहने वाले, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई चोरी नहीं हो सकती. और जहाँ पे थोड़े गरीब लोग रह रहे हो या बिल्कुल कंजस्टेड झुग्गी झोपड़ी से भी लाइक लोग जो जहाँ पे रह रहे हो, सो उस एरिया में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे चोरी डकैती हो जाएगी. दैट काइंड ऑफ माइंडसेट वी हैव. सो उसके बाद यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं. यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग दैट. एनालिसिस आपको करना है. अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि किस तरह से रेशियल एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात हुई है, कि किस तरह से किसी के रहन सहन के स्टाइल से हम उनके बारे में डिसीजन ले लेते हैं. ज़रूरी नहीं कि गरीब लोगों के एरिया में ही चोरी चकारी होती हो. ऐसा भी हो सकता है कि अमीरों के एरिया में भी आप जाओ और वहाँ पे भी मर्डर एंड चोरी डकैती हो. इस तरह का वहाँ पे भी हो सकता है. कोई गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है या फिर वो गुंडा या बदमाश है. बट वी हैव दिस माइंड सेट. ओके, एंड ऑल्सो विद वाइट एंड ब्लैक, वी थिंक वाइट पीपल आर गुड पीपल एंड ब्लैक पीपल आर बैड पीपल. सेम थिंग विद स्किनी एंड फैट पीपल. Those who are very good figure, they are good. Those who are either fat or very skinny, they are bad. But this is just the mindset. एंड इस माइंडसेट के बारे में बात की है. ऑल्सो अबाउट द टोन, कि इस मिनट के बीच में उनकी टोन क्या है. अनोयंस यानी कि एक तरह से खिज जाने की, कि क्या बात है ये जो लोग ये बात कर रहे हैं. इस तरह की टोन है जो बीच में यूज हुई है. ओके, so I'm just skipping this part. You can read it on your own. You can pause the video wherever you think you are stuck. Then again 4 skinny trees एक एक्सप्लेन किया गया. सो इस विनेट के बीच में एस्परेंजा जो है वो खुद को 4 पतले पेड़ों से कंपेयर कर रही है. सो अब यहाँ पे किस तरह से ये 4 पेड़ वो सिंबल बनते हैं और पेड़ों का पर्सोनिफिकेशन हुआ है. उन मतलब उनके बारे में इस तरह से बात करी जा रही है कि उनके हाथ पैर हैं जबकि पेड़ों के हाथ पैर नहीं होते. सो दिस इज़ द पर्सोनिफिकेशन. आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है सारा. सिंबल का दोबारा यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है. अगर कोई कंफ्यूज है तो वो दोबारा से यहाँ से डेफिनेशन पढ़ सकते हैं. ओके, ट्री किस तरह से मल्टी लेयर्ड सिंबल बना है. मल्टी लेयर्ड सिंबल मतलब वो एक से ज़्यादा चीज़ों की निशानी बन चुका है. पेड़ यूजुअली सिंबलाइज करते हैं स्ट्रेंथ को, मजबूती को वो दिखाते हैं कि किस तरह से स्परेंजा जो है उसके साथ भी कितना कुछ हुआ. वो ठंड में खड़ी रही या गर्मी में खड़ी रही बट फिर भी खड़ी रही, यानी कि वो उसी अच्छे बुरे वक्त में भी वो अपने उसी एरिया में रही और लोगों की हेल्प करती रही. इस तरह का कुछ सिंबल जो है वो दिखाया गया है. ओके, after that another chapter, linoleum roses. So लिनोलम रोजेज आर लाइक नकली रोजेज जो होते हैं उनके बारे में ये चैप्टर है कि किस तरह से उसके स्कूल के बाजार के बीच में सेल्समैन जो है वो क्या करता है. और सॉरी, सैली जो है वो स्कूल के बाजार में उनको एक सेल्समैन मिलता है, उससे शादी हो जाती है. एंड किस तरह से वो उस घर में फील करती है. ऑफ कोर्स उसका हस्बैंड, उसको लगता है कि सैली ने शादी जो है वो अपने घर से गरीबी से निकलने के लिए करी, लेकिन वहाँ अपने घर में उसकी खुद की प्लेटें हैं, खुद के सरहने के कवर वो खरीद सकती है, मर्जी के पर्दे लगा सकती है. लेकिन उसका घर वाला उसको किसी से बात नहीं करने देता और कभी कभी उसे मारता भी है. बट ठीक है, कभी कभी मारता है, कोई बात नहीं. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से
विमेन की सिचुएशन के बारे में भी बात हुई है. नाउ अगेन द एनालिसिस, उसके बीच में ईजिली यू कैन रीड अबाउट ऑल दीज डिटेल्स. सो किस तरह से लिनोलम्स रोजेस जो हैं वो सिंबल बने हैं लवलेस मैरिज का. लवलेस मैरिज मतलब अब नकली गुलाबों से खुशबू तो नहीं आएगी. सैली की मैरिज जो हमें अच्छी लग रही है लेकिन वो अच्छी नहीं है, दैट इज़ नॉट अ मैरिज बेस्ड ऑन लव, दैट इज़ जस्ट अ मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज. ओके, इस विनेट की थीम जो है, चैप्टर की थीम जो है, दैट इज पोजीशन ऑफ वुमेन. क्या पोजीशन है वुमेन की. टोन जो है वो सैडनेस वाली है. ऑफ कोर्स राइटर जो है एस्पेरेंजा जो है वो सैली के लिए थोड़ा दुखी है. activities are given, you can read them and do them. And the last one is completely for you. Mango says goodbye sometime, you can read it on your own and you will try to solve this on your own. I'll not do any comment on it, although I have underlined some of the points, so you can pause the video and you can read about it. बट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेड माई पॉइंट कि किस तरह से आपको एक विनेट को एनालाइज करना है, उसको समझना है, आपको उसकी सेटिंग के बारे में, टोन के बारे में, उसके बीच में लैंग्वेज कैसी यूज़ हुई है, ग्रामर कैसी यूज़ हुई है, कैरेक्टर कितने डेवलप हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपने बात करनी है. एंड देन यू विल बी एबल टू ईजिली राइट अ वेरी गुड आंसर. सम अप करते हुए सो अब तक हम समझ चुके हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है. इंट्रोडक्शन, फिर बीच में कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई जाती है, फिर उसका सॉल्यूशन क्लाइमैक्स आता है, फिर रेजोल्यूशन, लास्ट में हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग, जो भी चीज़ें वो दिखाई जाती है. रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ पीके मूवी जो मैंने इसी वीडियो में अभी आपको दिया. उसके बाद फीचर क्या होते हैं, सेटिंग, कैरेक्टर, थीम, नैरेटिव वॉइस, सोशल हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होता है और कैसे पॉइंट ऑफ व्यू बदल के आप कहानी सुना सकते हो. नैरेटिव वॉइस क्या होती है और फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या होता है. रिमेंबर आई मी माई सेल्फ वाला एग्जाम्पल जो अभी ऊपर दिया था. सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिंबल, ये सब क्या होते हैं, और बिल्डिंग्स रोमान क्या होता है. आफ्टर दैट किस तरह से राइटर जो है वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उस लैंग्वेज का छुपा हुआ मीनिंग किस तरह से हम निकालते हैं. घर का मतलब सिर्फ घर नहीं है, वो उनकी आइडेंटिटी से कैसे रिलेटेड है. लिनोलेम रोजेस जो हैं वो यानी कि नकली रोजेस जो है वो किस तरह से उनकी नकली मैरिज या झूठी मैरिज जो है या ख़राब मैरिज जो है उसको सिंबलाइज कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें डीपर मीनिंग आपने निकालना सीखा. प्रोज इन पोइट्री, पोइट्री इन प्रोज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि इस नैरेटिव के बीच में, प्रोज के बीच में पोइटिक चीज़ें कैसे यूज़ हुई, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ हुई हैं. इसके अलावा सोशल कमेंट्री, जिस तरह की कमेंट हम देते हैं, अगर कोई भी विनेट हमें दे दिया है तो हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे उसके ऊपर कमेंट करेंगे. सोशल डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से लोगों के लाइफ जो है उसके ऊपर इफेक्ट करता है. सो ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव अंडरस्टूड एंड इन कंक्लूजन वी नाउ अंडरस्टैंड द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट. उसके बीच में क्या है सजेस्टेड रीडिंग के बीच में, और हमें ये भी पता है कि नॉवेला अगर हमें कोई और मिल गया तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे. अब अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो आप उसे फ़नी, रोमांटिक, सैड, ट्रैजिक किसी भी तरह का बना सकते हैं. उसके बीच में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, व्हेन एंड वेयर और हु एंड व्हाट, इस तरह के क्वेश्चन कि कहाँ और कब हो रही है, कौन और क्या कर रहा है, ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं. कहानी कौन सुनाएगा और कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें. उसके बाद आप मेन जो प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखिए कि मेन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. फिर आप इस तरह से इवेंट होते हुए दिखाइए कि किस तरह से चीज़ें सॉल्व होनी शुरू होती हैं, और उसके बाद क्लाइमैक्स में आप सॉल्यूशन दिखाइए, और फिर लास्ट में बची हुई सारी चीज़ें आप रिजोल्यूशन में और एंडिंग में डाल के उसे ख़त्म कर दीजिए. सो दैट्स हाउ वी राइट अ स्टोरी एंड वी रीड अ स्टोरी. सो दीज आर द लिंक्स, रेफरेंसेस, नॉट एग्जैक्टली लिंक्स. सो रेफरेंसेस जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करनी है, पढ़ना है, यू कैन रीड अबाउट देम. अदरवाइज दिस चैप्टर इज़ डन. डाउनलोड द पीडीएफ जो एसवेल की साइट से ये पीडीएफ है, इसे भी इसके अलावा जो इस चैप्टर के बीच में भी लिंक दिया हुआ है आपको, उस चैप्टर का लिंक भी आप डाउनलोड करके ये नॉवल आज ज़रूर पढ़िए. Besides this, if you have any question, any query, or anything which you would like to ask me in the comment section. And very soon we will finish language through literature unit 5, and then we will discuss the sample paper. So wait till then, and those of you who haven't subscribed the channel, please subscribe the channel. Thank you so much for that. So that's it.